गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 14 जुलाई और आज के इस सेशन में 14 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से I2U2 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इंटरपोल के ICS डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना भारत, बाल यौन शोषण पर लगेगी लगाम। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में मिला मार्बर्ग वायरस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंचकूला में किया निफ्ट का उद्घाटन। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान करेगी शुरू। राष्ट्रमंडल खेलों में खेलने वाली हिमाचल की पहली क्रिकेटर बनेंगी रेणुका और हरलीन, बीसीसीआई ने की टीम की घोषणा। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित होने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 में हो जाएगा शुरू। भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक सहित 22 पदक जीते। भुवनेश्वर कुमार ने T20 क्रिकेट में बनाया अनोखा रिकॉर्ड, पावर प्ले में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने। संजय कुमार होंगे रेलटेल के CMD। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास का। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। खबरों में रहा देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये झारखंड में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। कानागनहल्ली, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? तो फ्रेंड जो कानागनहल्ली है ये एक प्राचीन बौद्ध स्थल है और ये कर्नाटक में है, भीमा नदी के किनारे। नदी का नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। सी गार्जियन 2 नामक समुद्री अभ्यास में चीन और पाकिस्तान ने भाग लिया है। यानी कि फ्रेंड जो सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास है ये आयोजित की गई थी चीन और पाकिस्तान की नौसेना के द्वारा। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की है? तो जो नासा है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके द्वारा ये पिक जारी की गई है। विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण आयोजित किया गया चाइना में। किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पीबोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। और फ्रेंड्स इसका यूज़ कहाँ होगा? तो जो कैंसर के जीन होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका पता लगाने के लिए। भारत की 94 साल की स्प्रिंटर भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के टैम्पेयर में चल रहे वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है फ्रेंड? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती का एक नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में जीत लिया है स्वर्ण पदक। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो 2023 में। और रिपोर्ट किसने जारी की है? तो UN के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन सी I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भाग लेंगे? तो फ्रेंड जो आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो ग्रुप है ना I2U2 ये हाल ही में बनाया गया था और इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, UAE और USA। यानी कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। फ्रेंड्स इसकी जो पहली बैठक आयोजित की जानी है वर्चुअली तरीके से, यानी कि डिजिटल तरीके से इसकी बैठक होगी। और बैठक कब होने वाली है? यानी कि आज होने वाली है 14 तारीख को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेंगे। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में।
साथ ही मैं आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा इजराइल के नए पीएम जो कि हाल ही में बने ना, नेफ्ताली बेनेट के स्थान पर यार लापिड, संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यूएसए के राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन इसमें शामिल होंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा I2U2, I2U2 ये क्या है? तो ये एक ग्रुप है जिसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन है? इंडिया है, अमेरिका है, यूएई है और इजराइल है। ठीक है, साथ ही में आप सभी यहाँ पर याद रखेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड में भी फ्रेंड्स 4 देश हैं। क्वाड में कौन कौन है? तो क्वाड में अमेरिका है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड की जो बैठक हुई थी वो जापान के टोक्यो में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होने गए थे। अगली जो बैठक होनी है ना क्वाड की, तो वो होगी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम कौन बने हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दें कि जो I2U2 समूह है, इसकी जो परिकल्पना की गई थी ना, वो 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। फ्रेंड 4 देश कौन कौन से? तो अमेरिका, इंडिया, इजराइल और यूएई, इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों के ये बैठक हुई थी 18 अक्टूबर 2021 को, और इसी बैठक में I2U2 की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है पानी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में मिलकर इन्वेस्ट और प्रोत्साहित करना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की मेजबानी किसने की थी? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो आसियान की जो बैठक हुई थी ना, वो नई दिल्ली में हुई थी और इसकी मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा। बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। आसियान में कितने देश हैं फ्रेंड्स? तो आसियान में कुल 10 देश हैं। कौन कौन से हैं? जैसा कि आप सभी इस मैप में देख पा रहे होंगे, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया। ये सब किसके सदस्य देश हैं? तो ये आसियान के सदस्य देश हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या भारत आसियान का सदस्य देश है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। 14वें की अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड्स? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB में किन 3 देशों को शामिल किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को शामिल किया गया है। अब आप लोगों को बताना है कि जो उरुग्वे है ये किस महाद्वीप में स्थित देश है? आप सभी इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा? तो कौन सा मंत्रालय से शुरू करने वाला है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं इस अभियान के बारे में कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। अभियान का जो उद्देश्य है ना फ्रेंड्स, वो लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट।
राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम किस में बताए गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ध्वज आचार संहिता 2002 में इन नियमों के बारे में बताया गया है। यह आचार संहिता कब लागू की गई थी? तो 26 जनवरी 2002 में आचार संहिता लागू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में कब अपनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि जो हमारा भी तिरंगा है ना, जो राष्ट्रीय ध्वज है वर्तमान स्वरूप, इसे कब अपनाया गया था फ्रेंड्स? तो इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में, जब भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे 22 अप्रैल को अपनाया गया था। तो 22 अप्रैल को ही राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिरंगे को किसने बनाया था फ्रेंड? जो वर्तमान स्वरूप में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, इसे किसने तैयार किया था? तो आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया के द्वारा इसे तैयार किया गया था। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है फ्रेंड्स? तो केसरिया रंग होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? तो आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था। अब आप लोग मुझे बताइए कि वर्तमान में भारत के CJI कौन है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? फ्रेंड, जो झंडे के बीच में आप देखते हैं ना ये चक्र, इसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो कुल 24 तीलियां इसके अंदर होती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है फ्रेंड्स? तो इसका जो रंग है, अगर आप देखेंगे तो गहरा नीला आप सभी को दिखाई देगा। तो इतनी जानकारी आप सभी को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में याद रखनी है, क्योंकि न्यूज़ में बना हुआ है, तो आपसे रिलेट करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार हाल ही में किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो फ्रेंड, WHO के अनुसार जो मारबर्ग वायरस है ना, इसके दो संदिग्ध मामले सामने आए ना, वो घाना में आए हैं। घाना कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। WHO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। WHO की जो स्थापना की गई थी वो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। WHO का जो मुख्यालय है ना, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। साथ ही में आप सभी को इस वायरस के बारे में बता देते हैं। तो मारबर्ग वायरस रोग जो है ना, ये इबोला के समान ही है। इबोला के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। मारबर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है और यह इबोला के समान परिवार से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये फैलता किससे है? तो ये चमगादड़ों के माध्यम से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो फ्रेंड, जो इंटरपोल है ना, इसमें शामिल होने वाला भारत बन गया है 68वां देश, यानी कि भारत इसमें शामिल हो गया है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या इंटरपोल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो सदस्य देशों को पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। फ्रेंड, जो इसके सदस्य देश है ना, उनके जो पुलिस बल हैं उन सभी के बीच ये समन्वय स्थापित करने में मदद करता है इंटरपोल। प्रत्येक सदस्य में इंटरपोल का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। जैसे कि भारत में अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कौन है, तो CBI है। कौन है फ्रेंड्स? तो CBI है। CBI के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। यह उन देशों के राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालयों से जोड़ता है। CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में मानित किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
इंटरपोल की स्थापना की गई थी 7 सितंबर 1923 वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। इंटरपोल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो अहमद नासर अल रईसी हैं और इसका जो मुख्यालय ना फ्रेंड्स वो लियो यानी कि फ्रांस में है। अब डिस्कस कर लेते हैं सीबीआई के बारे में यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में। सीबीआई की जो स्थापना की गई थी ना वो 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स इसे जो जांच संबंधी शक्तियां प्राप्त है ना वो किस अधिनियम के तहत प्राप्त है, तो जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है ना 1946, इसी के तहत सीबीआई को जांच संबंधी शक्ति प्राप्त है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखेंगे यहाँ पर कि भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संतानम समिति द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीबीआई से रिलेटेड कौन सी समिति है, संतानम समिति 1962 से 64। सीबीआई केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है और यह केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है। तो इतनी जानकारी आप सभी को सीबीआई के बारे में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगी? फ्रेंड्स आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है और जो 15 सदस्यीय टीम है इसका नेतृत्व करेंगी हरमनप्रीत कौर। नाम याद रखेंगे, हरमनप्रीत कौर इसका नेतृत्व करेंगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। साथ ही में आपको बताएं कि टीम में विकेट कीपर के तौर पर स्नेहा राणा, हरलीन देओल और तानिया भाटिया को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स ये आयोजन कहाँ होने वाला है, तो ये इंग्लैंड में होने वाला है और 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने जा रही राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में हिमाचल क्रिकेट टीम की खिलाड़ी यानी कि रेणुका ठाकुर और हरनील देओल भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होता क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी इस पिक में देख रहे होंगे, जो पुल बनाया जाता है ना सड़क के लिए वो इस पिलरों पे बनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे इससे क्या होता है, स्पेस की मतलब जो जगह है वो काफ़ी बचत होती है और ये इस प्रकार से तैयार किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आप सभी इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं। एक बार आप लोग गूगल पे भी इसे देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। फ्रेंड्स इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 29 किलोमीटर होगी। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। और यह कब तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 2023 में खुल जाएगा और ये दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भीड़ भाड़ से राहत दिलाएगा। यानी कि जो फ्रेंड्स जो दिल्ली और गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है ना, इस पे काफ़ी भीड़ कम हो जाएगी काफ़ी हद तक इसके बनने के बाद। अब यहाँ पर अक्सर आप लोग एग्जाम में देखते होंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये क्या है फ्रेंड्स, तो वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शामिल है। आगे डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है फ्रेंड्स, तो NH-47A है। और जो NH-47 है ये एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने मनामा बहरीन में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक जीत लिए हैं? तो फ्रेंड्स, भारत ने इस प्रतियोगिता में जीत लिए हैं कुल 22 पदक। आयोजन कहाँ किया गया था? बहरीन में किया गया था और भारत ने इसमें 4 स्वर्ण पदक सहित 12 पदक जीते हैं और इस चैंपियनशिप में भारत ने 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदक हासिल किए हैं। ठीक है, 22 पदकों में से महिला टीम ने प्रियंका राजू और अंतरिम के माध्यम से 3 स्वर्ण पदक सहित 10 पदक जीते हैं। आप तो याद रखिएगा, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक हैं। आयोजन कहाँ किया गया था? तो बहरीन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, इसका जो उद्घाटन है वो पंचकूला हरियाणा में किया गया है, जैसा कि आप सभी इस पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट का 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिन्होंने इसे राज्य में कपड़ा के क्षेत्र में विकास का आधार कहा है। खट्टर के अनुसार इस संस्थान में 20% सीटें निफ्ट के नियमों के अनुसार हरियाणा के लोगों के लिए निर्धारित की जाएंगी। फ्रेंड, जो निफ्ट है इसमें जो रोजगार निकलेंगे उसमें जो 20% सीटें होंगी वो सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए ही निर्धारित की जाएंगी। और इस परिसर की जो आधारशिला है ना, वो 29 दिसंबर 2016 को स्मृति ईरानी ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक उद्यम के चयन बोर्ड ने रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जो रेलटेल कॉरपोरेशन है ना, इसके जो नए अध्यक्ष बनेंगे ना, वो बनेंगे संजय कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और फ्रेंड, जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन है, आप सभी को याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में घोषणा की है और 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे भारत में। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो दांत से है। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रचना थी? नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है लोकतांत्रिक। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था है SBI, यानी कि इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। निर्यात पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण। भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में
आता है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।